आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन का और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका जो सब्जेक्ट है वो अलग-अलग है या मेरी स्ट्रीम ही चेंज हो गई है। जैसे कि मैंने बीएससी किया है उसके बाद मैंने एमए किया है हिस्ट्री से। यहाँ पे एकदम स्ट्रीम साइंस से आप जो है आर्ट्स में चले गए, ह्यूमैनिटीज़ में चले गए एंड अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए यहाँ पर क्या ऐसे में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाऊँगा या बन पाऊँगी? दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है, क्या उसका भी महत्व है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में? क्या महत्व है? उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। और एक और चीज़ होती है, अगर वो होती है कि कुछ कैंडिडेट जैसे बीए करते हैं जर्नल और एक आपने सुना होगा ऑनर्स। ऐसे में क्या है कि जो जर्नल करते हैं और जो ऑनर्स करते हैं, तो उसमें क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ पे जो है इन सभी के बारे में जो है डिटेल्ड में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। डिटेल्ड में जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो क्लैरिटी होगी एकदम आपको लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें मिलने वाली है। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी व्यूवर्स का। लगभग 8.5 लाख से भी ज़्यादा जो है व्यूवर्स ने जो है इस वीडियो को काफ़ी जो है पसंद किया है। तो मैं आप सबको जो है कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा ही जो है वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पेज, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर पर एक पूरी कैरियर गाइडेंस वीडियो बना रहे हैं, आप जो है बने रहें। मैं यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस से दूंगा। ये यूजीसी जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, वैकेंसी के बारे में या भर्ती के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2018 वो आपको यहाँ पर याद आएगा। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बता, जो समय अनुसार यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं यूजीसी के द्वारा, वो हमारे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो स्ट्रीम चेंज होना, सब्जेक्ट चेंज होना, उन सभी के बारे में। नाउ सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको जो यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। क्या पीएचडी मैंडेटरी होगी उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, एक तो आपको यहाँ पर समझना है जो मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। मिनिमम 55% अंकों के साथ, 55% अंकों के साथ आपकी मास्टर डिग्री जो है होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। दूसरी चीज, जो 55% है वो जर्नल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। 5% की छूट यहाँ पर आपको दी जाती है। बैचलर डिग्री में और मास्टर डिग्री में किनको दी जाती है? वो यहाँ पर दी जाती है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर और जो दिव्यांग जन है उनको यहाँ पर जो है आपको छूट प्रदान की जाती है। किसकी? 5% की। साथ ही साथ 5% की छूट किनको प्रदान की जाती है? जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हो चुकी है, उनको भी यहाँ जो है 5% की छूट मास्टर डिग्री में यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला कि मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ अगर मैं जर्नल कैंडिडेट्स हूँ, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हूँ। लेकिन अगर मैं एससी एसटी ओबीसी या दिव्यांग जन हूँ तो मुझे यहाँ पर 50% अंकों के साथ कम से कम जो है मेरी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। बैचलर डिग्री में 5% की छूट दी गई है। अब ये चीजें जो है आपको यहाँ पर क्लैरिटी हुई। एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपके पास होना चाहिए। अब भाई आपने यहाँ पे नेट और सेट के बारे में जो है यहाँ पर चीजें आपने सुनी। अब नेट क्या है और सेट क्या है? नेट है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट क्या है भाई? ये है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको स्लैट बोलते हैं। और स्लैट होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तीनों के तीनों एक ही है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। यहाँ पर अंतर केवल इतना है, जो नेट है वो राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सेट जो एग्जाम है वो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी यानी कि राज्य स्तर का है। सेट या स्लैट, कहीं कहीं पे इसको स्लैट बोलते हैं, कहीं कहीं पे सेट बोलते हैं। अब अगर आप नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन सेट एग्जाम जो है अगर आप पास कर लेते हैं तो केवल उस राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं जिस राज्य का आप सेट एग्जाम पास करते हैं। ऑलरेडी सेट का एग्जाम कौन कौन से राज्य करते हैं?
कब कब नोटिफिकेशन आता है, डिटेल्ड में काफ़ी सारे वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो अंतर आपको यहाँ पर समझ में आया। तो मास्टर डिग्री के साथ आपका जो है नेट या सेट होना चाहिए, ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। तो हम जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तो आपको पता चल गया कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ अगर आपके पास नेट सेट या स्लेट नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? फिर आपके पास होनी चाहिए, आपके पास पीएचडी डिग्री, राइट? पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला? मास्टर डिग्री के साथ नेट सेट या स्लेट जो भी इनमें से एक, या ये नहीं है तो पीएचडी डिग्री जो है होनी चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं पे भी। अब यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है, वो ये है कि जो आपका जिन सब्जेक्ट में नेट सेट या स्लेट नहीं होता है उनके लिए जो नेट या स्लेट या सेट की जो बाध्यता है वो यहाँ पर नहीं होती है। मान के चलिए कोई सब्जेक्ट है जिनके लिए नेट या सेट की परीक्षा आयोजित नहीं होती है उस सब्जेक्ट में, तो वैसे तो लगभग 83 सब्जेक्ट है जिसमें नेट की परीक्षा जो है होती है। एक सीएसआईआर नेट होता है जिसमें साइंस के जो है सब्जेक्ट रहते हैं, वो कुछ जो है, तो यहाँ पे जो है लगभग 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहेंगे, इसमें ये भी नेट होता है। सो यहाँ पे इनको मिला के अगर कोई सब्जेक्ट आपका इनमें नहीं है तो उनके लिए नेट की जो बाध्यता वो नहीं होती है, यानी कि केवल मास्टर डिग्री वाले भी कैंडिडेट्स वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब एक और प्रश्न जो है कैंडिडेट्स के सामने आता है कि क्या पीएचडी डिग्री है वो मैंडेटरी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो पीएचडी की जो डिग्री है यहाँ पर 12 अक्टूबर 2021 को जो है ये एक पब्लिक नोटिस जो है आप समझिए जारी किया गया था यूजीसी के द्वारा। और किसके संबंध में था? पीएचडी मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसको एक्सटेंशन दिया गया था। और वो एक्सटेंशन कब तक दिया गया था? 1 जुलाई 2023 तक। यानी कि 1 जुलाई 2023 तक जो है पीएचडी जो है अनिवार्य क्वालिफिकेशन नहीं होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो ये 1 जुलाई 2021 को लागू होना था, लेकिन ड्यू टू जो यहाँ पर जो मिनिमम ये था, ड्यू टू कोविड एंड जो भी सिचुएशन रही थी उसमें यहाँ पर 1 जुलाई 2023 तक का यहाँ पर एक्सटेंशन मिला था। तो क्या ऐसे में 1 जुलाई 2023 के बाद पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी? तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए पीएचडी मैंडेटरी जो है होना मुश्किल है, ये मेरा व्यक्तित्व मानना है, ठीक है। तो पीएचडी मैंडेटरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में जो है आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि नेट का भी एक महत्व है। अगर पीएचडी मैंडेटरी हो गई तो फिर नेट का महत्व क्या रहेगा, ठीक है? तो आपको ये समझना चाहिए। सो यहाँ पे जो है आप मास्टर डिग्री प्लस आपका जो नेट है या सेट है, या नेट सेट नहीं है तो पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो ये मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहने वाली है, ठीक है? तो राइट, अब यहाँ पे परसेंटेज भी आपको पता चल गई, आपको यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी भी पता चल गई। नाउ हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि सर मेरा जो बीए में जो सब्जेक्ट था वो अलग है और एमए में मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसे बीए में जो है नॉर्मली 3 सब्जेक्ट जो है होते हैं, उसके बाद एमए में जो है आपका जो एक सब्जेक्ट जो रहता है वो अलग है। तो ऐसे में क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाऊंगा? तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। सो एक तो आपका ये हो गया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं भले ही सब्जेक्ट आपके अलग रहे। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो ये है कि सर मैंने बीएससी किया है बैचलर लेवल पे, और मास्टर लेवल पे जो है मैंने मास्टर डिग्री में मैंने हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस से मैंने स्ट्रीम ही चेंज कर दी है। तो क्या मैं ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा? तो किस में बनूंगा? तो आपके जो मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट रहेंगे, मान के चलिए आपने बीएससी पीसीएम से किया है और फिर उसके बाद आपने एमए कर लिया हिस्ट्री से या पॉलिटिकल साइंस से। सो भाई आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपकी मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट रहेगा उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको। नाउ तीसरा जो रहता है कि सर जो है हमारा एक ऑनर्स डिग्री होती है और एक जर्नल होती है। तो जैसे बीए जर्नल कर लेते हैं आप, कुछ जो स्टूडेंट है वो बीए ऑनर्स कर लेते हैं, तो क्या ऐसे में जो है कोई फर्क पड़ता है? क्या मैं ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाऊंगा? तो निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मास्टर डिग्री में जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जर्नल और ऑनर्स डिग्री का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके पास चाहे बीए जर्नल हो, बीए ऑनर्स हो एंड उसके बाद आपने एमए किया है, एमए में जो परसेंटेज है वो आपकी होनी चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है परसेंटेज का कि क्या ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है वो मैटर करती है? अब इसका जवाब जो है मैं इस टेबल से आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो यूनिवर्सिटी में जो है या कॉलेज में जो है वो पर सिलेक्शन आपका जो है ग्रेजुएशन की जब आपका एकेडमिक स्कोर बनता है। एकेडमिक स्कोर कहने का मतलब ये है कि जो आपकी परसेंटेज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोई अवार्ड मिला है, पीएचडी कर रखी है, तो उसके अनुसार आउट ऑफ 100 अंकों में से जो है आपको यहाँ पर कुछ अंक प्रदान किए जाते हैं। तो जब शॉर्टलिस्ट होते हैं आप इंटरव्यू के लिए, तो उसमें ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पे जो है आपको अंकों का आवंटन किया जाता है। जैसे किसी कैंडिडेट की 80% या उससे ऊपर है तो 15 अंक मिलेंगे, किसी के 55% से 60% के बीच है तो 10 अंक और किसी के 45 से 55% के बीच है तो केवल 5 अंक। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं 5 अंक और यहाँ पे 15 अंक, 5 अंक और यहाँ पर 13 अंक, तो परसेंटेज का कितना महत्व है। चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, परसेंटेज का काफ़ी ज़्यादा जो है महत्व होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। ठीक है? वहीं पे अगर मैं बात करूँ जैसे कि जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होता है, वहाँ पर परसेंटेज का महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें डायरेक्ट यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, एपीआई एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर, इंटरव्यू के माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो ऐसे में जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज कम है, उनको यहाँ पर जो है अंक कम मिलते हैं, वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है उसका कितना महत्व आपको यहाँ पर होता है। चलिए आपको यहाँ पर जो है अपने चारों पांचों जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिला होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता चला। अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं तो कोई समस्या नहीं रहती है। अगर स्ट्रीम ही चेंज हो जाती है तो कोई समस्या नहीं होती है। ग्रेजुएशन की परसेंटेज, पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज किस प्रकार से महत्व रखती है वो आपको यहाँ पर पता चला। तो बीए जर्नल और जो ऑनर्स है उसका क्या महत्व है, क्या कोई अंतर पड़ता है, उसके बारे में भी आई होप आपको यहाँ पर जानकारी मिली होगी। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार इसको जो है अपने वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएँ आप। और कोई भी प्यार है, सजेशन है किस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज एंड जो व्हाट्सएप है आप ज्वाइन कर लें। तो थैंक